एजुकेट करेंगे, अच्छे तरीके से इंगेज करेंगे अपने ब्रांड के साथ, हमारा लीड जनरेशन उतना अच्छा होगा। ठीक है, तो ये जो फनल, ये बहुत बेसिक फनल बनाया हमने। अब ये पहले भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग में भी ये यूज होता था और अभी भी ये यूज होता है, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है, ये हम सारे कॉम्प्लेक्सिटीज को मैनेज कर पाते हैं। हमको पता होता है, हम सारे, आपके पास एनालिटिक्स होते हैं, गूगल का एनालिटिक्स हो गया, फेसबुक का एनालिटिक्स हो गया, हम लोगों को एग्जैक्टली पता होता है कि हमारा जो टारगेट ऑडियंस है वो हमारे वेबसाइट पे आ रहा है तो कहाँ कहाँ जा रहा है, कहाँ कहाँ पे इंगेज हो रहा है हमारे साथ। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन डिसाइड कि हम लोगों को किस तरीके का कंटेंट क्रिएट करना चाहिए, हमारा लीड का क्वालिटी कैसा आ रहा है। जब हमारा लीड जनरेशन का काम हो गया, देन कम्स द सेल्स पार्ट, जो कि हमारा सेल्स टीम होगा। जैसे लेट से हमारे वेबसाइट पे एक फॉर्म लगा हुआ है, लीड जनरेशन फॉर्म, किसी को हमारा सर्विस चाहिए, वो आके वहाँ पे रिक्वेस्ट कर दिया, हमारे पास उसका कॉन्टैक्ट डिटेल आ गया। देन क्या होगा, हमारा वो कॉन्टैक्ट डिटेल सेल्स टीम के पास चला जाएगा और सेल्स टीम क्या करेगी, फिर उससे बात करेगी, उनको जो भी रिक्वायरमेंट है, अगर उनको प्रपोजल देना है, उनको कोटेशन देना है, उनको फॉलो अप लेना है, तो दैट विल गो विद द सेल्स टीम। ठीक है, अब ये सेल्स का जो प्रोसेस है ना, ये भी आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू और डिजिटल टूल्स हैं बहुत सारे, उसके थ्रू ऑटोमेट कर सकते हैं। जैसे आप लोग सीआरएम के बारे में सुने होंगे, ईआरपी के बारे में सुने होंगे, उन सबका एक फ्लो बना हुआ होता है टू ऑटोमेट दिस प्रोसेसेस। इसमें आपके सेल्स टीम का मिनिमम इन्वॉल्वमेंट रहता है, वो बस फॉलो अप पे ध्यान देंगे और प्रोडक्ट डिलीवरी एंड सर्विसेज पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक फनल। मैं चाहूंगा कि अगर किसी को डाउट है या कुछ क्वेश्चन है तो अभी ले लें। ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे आगे की चीजें में, फिर अगर यहाँ पे कुछ क्वेरी है तो वो मिस हो जाएगा। ठीक है, तो आप साथ में क्वेरी कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन है। एक क्वेरी है, हाँ, अवेयरनेस हम लोग फैला रहे हैं या देना चाह रहे हैं, हाँ, तो उसको बाउंड्रीज कैसे कंट्रोल करें? जैसे मेरा बिजनेस पटना का है, हाँ, ठीक है, या फिर सिर्फ नॉर्थ साइड का है, नॉर्थ बिहार को हम देख रहे टारगेट कर रहे हैं, हाँ, तो उसके लिए क्या? जब हम डिजिटल मार्केटिंग का बात करते हैं तो उसमें आपका सोशल मीडिया हो गया, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गया। तो जब हम एड क्रिएट कर रहे होते हैं, तो एड क्रिएट करने के टाइम पे वहाँ पे सारे टारगेटिंग का ऑप्शन होता है, लोकेशन वाइज वी कैन टारगेट एग्जैक्टली टू दैट ऑडियंस विच वी वांट। आप एज के हिसाब से, आप पूरे डेमोग्राफिक के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से आप टारगेट कर सकते हैं उनको। हाँ, इसमें ना हम अब से पहले हम स्लाइड कंप्लीट कर ठीक है, लेंगे। ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्वेरी लेंगे तो ज्यादा आसान होगा, क्योंकि बहुत सारा चीज हो सकता है कि आगे कवर हो जाएगा। आपको जो अभी क्वेरी है वो आगे कवर हो जाएगा। इसलिए आप पहले एक बार कंप्लीट करिए, फिर क्वेश्चन लीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ठीक है, इसके बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया, इसके बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया है कि जो डिजिटल मार्केटिंग का कंपोनेंट है वो क्या है। हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया था, कंटेंट क्रिएशन एंड कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वो हमारा टारगेट ऑडियंस के हिसाब से होना चाहिए। तो दैट इज द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग, कि व्हाट वी आर शोइंग वो हमारे राइट ऑडियंस के सामने शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स है इनिशियली, जो नए डिजिटल मार्केटर्स हैं, वो ये गलती करते हैं कि वो कंटेंट तो क्रिएट करते हैं लेकिन वो हर जगह शेयर करते हैं और हर किसी को दिखाने का कोशिश करते हैं। तो दिस इज द नॉट द राइट थिंग एक्चुअली। लेट से, जैसे अगर किसी को शादी करना है, ठीक है, तो वो हर किसी को जाके अगर प्रपोज करेगा ना, तो कभी उसका शादी नहीं हो पाएगा। फर्स्ट दे हैव टू आइडेंटिफाई कि उनके लिए राइट फिट कौन है, देन दे हैव टू गो टू देम, देन दे, फिर डायरेक्ट अगर प्रपोज भी कर दिया ना तो एक्सेप्टेंस नहीं मिल रहा है उनको। ठीक है, उनको क्या करना पड़ेगा, उनको पहले बात करना पड़ेगा, इंगेज करना पड़ेगा उनको अपने साथ, अपने बारे में बताना पड़ेगा,
तब जाके चांस बन सकता है कि हाँ दे विल गेट एन एक्सेप्टेंस। तो जब हम बात करते हैं क्लाइंट्स का या फिर कस्टमर्स का, तो वो भी किसी शादी से कम नहीं होता है एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि किसी के पॉकेट से पैसा निकलवाना इतना आसान काम भी नहीं है। अनटिल एंड अनलेस दे विल स्टार्टेड ट्रस्टिंग ऑन यू, उनको पता हो जाएगा कि हाँ यू विल गिव वैल्यू फॉर वैल्यू, ठीक है। तो दैट इज ऑडियंस थिंग कि आपको राइट ऑडियंस के सामने अपना कंटेंट दिखाना है। अब हम कंटेंट का बात करते हैं, तो कंटेंट जैसे हमने बात किया अलग अलग स्टेज पे हम लोगों को कंटेंट क्रिएट करना है, लेकिन जो कंटेंट है हमारा कितने तरीके का हो सकता है। आपका टेक्स्ट हो सकता है, आपका इमेज हो सकता है, ग्राफिक्स हो सकता है, आपका वीडियो हो सकता है, ठीक है। और जो भी हमारा कंटेंट है उसके हिसाब से हम चैनल सेलेक्ट करेंगे अगेन, और फिर हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फिर, ठीक है। फिर कॉन्टेक्स्ट हो गया हमारा। कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट अगेन, जैसे हमने एक एग्जांपल देके बताया था कि अगर हमें शादी करना है तो वी विल गो एंड फाइंड द राइट गर्ल फॉर अस, ठीक है। तो हम जब कॉन्टेक्स्ट का बात करते हैं, अगर हमको शादी करना है तो हमको लड़की के पास ही जाना है, ना कि हम किसी लड़के के पास जाके हम अप्रोच करें, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। जो हम मैसेज दे रहे हैं, हम मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं, दैट शुड बी क्लियर। ना कि हम मतलब कुछ भी जाके बोल रहे हैं। हम अगर हमको शादी करना है तो हम जाके शादी का बात करेंगे, ठीक है, ना कि हम बिजनेस का बात वहां पे शुरू कर देंगे, ठीक है। तो दैट विल बी लाइक कि वो कॉन्टेक्स्ट हमारा गलत हो जाएगा। एंड हम कितना भी एफर्ट दे दें कंटेंट क्रिएशन में, कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन में, ऑडियंस भी हमारा सही है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट अगर हमारा गलत है तो वी विल नॉट गेट एनी रिजल्ट, ठीक है। हम बात करते हैं मीडियम का, वही जो चैनल है हमारा। हाँ सर, इसके बारे में हमने थोड़ा सा ब्रीफ दे दिया आपको कि हम मीडियम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। कि अगर हम लेट से जैसे हम कोई वीडियो एनालिटिक्स टूल बना रहे हैं, तो फॉर दैट वी हैव टू गो फॉर द यूट्यूब, वी हैव टू गो फॉर द वीडियो प्लेटफॉर्म। जैसे यूट्यूब हो गया आपका, फेसबुक के रील्स हो गया, या फिर उसके वीडियो का जो प्लेटफॉर्म है, IGTV हो गया, टिकटॉक हो गया, है ना, एंड ऑल। तो मीडियम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अगर हम B2B मार्केट में है तो वी विल गो फॉर लिंक्डइन, वी विल गो फॉर द email marketing thing, we will go for like webinars, seminars and all, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, ये मोस्ट ऑफ द लोगों को पता ही होगा कि हाउ डिजिटल मार्केटिंग इज बेटर देन ट्रेडिशनल मार्केटिंग। इसको मैं अपने तरीके से समझाना चाहता हूँ। जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग था उसमें क्या होता था कि आपको किसी तरीके का एनालिटिक्स नहीं मिल पाता था, कोई इंसाइट नहीं मिल पाता था, हमारा ऑडियंस जो है वो कहाँ पे जा रहा है, किस तरीके से हमारे कंटेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, कैसे इंगेज हो रहा है, हमारा लीड का फ्लो क्या है, ये सब कुछ पता नहीं हो पाता था। जो अभी हमने ये सब सारा चीज आपको फनेल के साथ समझाया था, तो वो हमारा कोई क्लियरिटी नहीं मिल पाता था ट्रेडिशनल मार्केटिंग में। तो पहले क्या होता था कि ये बहुत बड़ा चाहिए, इवन अभी भी अगर आप ऑफलाइन मार्केटिंग कर रहे हैं तो आपको पता नहीं होगा कि आपका जो मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट है और आपका जो आउटकम है वो क्या, हमारा जो ROI है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है ऑफलाइन मार्केटिंग। प्लस आज के डेट में क्या हो गया है कि चीजें बदल गई हैं काफी। सिर्फ पहले था कि जो दिखता है वो बिकता है वाला बात था, लेकिन अब चीजें बदल गई है। अब जो दिखता है जरूरी नहीं है वो बिकेगा, आपको इंगेज होना पड़ेगा, ठीक है। इंगेज करना पड़ेगा अपने ऑडियंस को। सोशल मीडिया ने एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लाया है इसके लिए। जैसे हम कुछ भी सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, आप देखेंगे उसमें बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, लाइक्स आते हैं, फीडबैक्स आता है, रिव्यू आता है। तो हम कुछ भी परचेज डिसीजन जब लेते हैं तो उससे पहले हम कमेंट्स पढ़ते हैं खोल के, हम रिव्यू चेक करते हैं, ठीक है। हम चेक करते हैं कि इसके साथ कितना एंगेजमेंट है ब्रांड का। हम पेज, फेसबुक पेज में जाकर लाइक भी चेक करते हैं, ठीक है। तो चीजें बदल गई है। और ट्रेडिशनल मार्केट में था कि हाँ जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन अभी नहीं, जो दिखता है वही नहीं बिकता, आपको इंगेज होना पड़ेगा ब्रांड के साथ, ठीक है।
और अगेन एंगेजमेंट के लिए आपका कंटेंट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। वो कंटेंट अगेन आपका वही कुछ भी हो लेकिन दैट शुड बी एंगेजिंग, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। ये सब चैनल्स है डिजिटल मार्केटिंग के, बहुत सारे लोगों को पता होगा इसमें, लेकिन मैं एक्सप्लेन करता हूँ अपने तरीका से। मैं कोशिश करूंगा इसको सिंप्लीफाई करूं। हम बात करते हैं सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन का। तो सोशल मीडिया हर किसी को पता है, हर कोई सोशल मीडिया यूज कर रहा है आज के डेट में। लेकिन ये जो टर्म है ना ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, ये ऑप्टिमाइजेशन क्या है? तो इन जनरल ऑप्टिमाइजेशन मतलब होता है टू गेट द मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम मिनिमम एफर्ट्स, ठीक है। हम कोई भी काम जब करते हैं हमेशा हम यही चाहेंगे कि हमारे मिनिमम एफर्ट से मैक्सिमम आउटपुट निकल गया है। दिस इज द वेरी जनरल मीनिंग ऑफ ऑप्टिमाइजेशन जो मैंने बताया, क्योंकि बार बार यूज होगा ये। अब हम बात जब कर रहे हैं सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन का, तो हमारा गोल यही होगा कि हम सोशल मीडिया पे कैसे मिनिमम एफर्ट में मैक्सिमम आउटपुट लाए, ठीक है। तो इसमें सोशल मीडिया में 3 चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहला है आपका जो डिस्प्ले होता है, हमारा ग्राफिक्स है या फिर वीडियो है, दैट इज इम्पोर्टेंट। वो जो हम क्रिएट करते हैं, नॉर्मली क्या होता है कि कुछ भी बना के डाल देते हैं, लेकिन हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उनके एल्गोरिदम के हिसाब से स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है, पैरामीटर्स होते हैं। जैसे आप अगर इंस्टाग्राम यूज करते हैं, आजकल बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं, तो आपको पता होगा कि इंस्टाग्राम के इमेज का साइज जो है 1:1 रेशियो में होना चाहिए। उसका जो वीडियो है रील जो है 9:16 रेशियो में होता है जनरली, नहीं तो 8:15 में भी यूज होता है कभी कभी, ठीक है। अगर हम फेसबुक में बात करें तो फेसबुक पे भी 1:1 इमेज आपका चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वही 1:1 इमेज अगर आप ट्विटर पर डालेंगे तो आपको दिखेगा कि ऊपर से और नीचे से इमेज आपका कट रहा है। हो सकता है आपका जो इम्पोर्टेंट कॉल टू एक्शन बटन, कॉल टू एक्शन का कुछ कंटेंट हो वो वहां पे कट जा रहा हो, और आपका टारगेट ऑडियंस मिस कर दे उसको। अगेन जो उनका एल्गोरिदम है वो उसको सही से डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, क्योंकि उनको भी अपना सर्वर स्पेसिंग देखना होता है। इसीलिए उन्होंने क्या किया है कि स्पेसिफिक पैरामीटर्स बना दिया है। एक इमेज का ये डायमेंशन होना चाहिए, इमेज का ये साइज होना चाहिए, आप उसके हिसाब से प्रमोट करो अपने कंटेंट, ठीक है। तो जब हम ऑप्टिमाइजेशन का बात करते हैं तो उसका मतलब यही होता है आपका जो कंटेंट हम क्रिएट कर रहे हैं, इमेज बना रहे हैं या फिर वीडियो बना रहे हैं, वो उस प्लेटफॉर्म के एल्गोरिदम के हिसाब से है कि नहीं है। ये सब चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं करी है, क्योंकि ये हमेशा टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है। आप सिंपल गूगल करोगे आपको मिल जाएगा कि सोशल फेसबुक पे इमेज का साइज क्या होना चाहिए, कवर इमेज का साइज क्या होना चाहिए, प्रोफाइल पिक्चर जो हमारा है पेज का उसका साइज क्या होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो हम पेज बनाते हैं फेसबुक पे या फिर लिंक्डइन पे या फिर इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी सोशल मीडिया में, तो वो हमारा पेज का कंटेंट ऑप्टिमाइज होना चाहिए। ऑप्टिमाइज मतलब जो हम अपने बारे में लिखते हैं वहाँ पे, अबाउट कंपनी चाहे अबाउट अस, वो कंटेंट हमारा राइट कीवर्ड के साथ ऑप्टिमाइज किया गया है या नहीं किया गया है। कीवर्ड कहने का मतलब कि जैसे हम डिजिटल मार्केटिंग का काम करते हैं, गूगल में लोग सर्च करते हैं, फेसबुक पे सर्च करते हैं, इंस्टाग्राम पे, सब जगह सर्च करते हैं लोग कीवर्ड। तो अगर हम जो कंटेंट अपने प्रोफाइल पे मेंशन किए हैं उसमें हमारा कीवर्ड अगर मेंशन नहीं है तो वो सर्च रिजल्ट में कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो वी हैव टू फोकस ऑन द कंटेंट। प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन हो गया आपका, इमेज ऑप्टिमाइजेशन हो गया, प्लस जो इमेज हम पोस्ट करते हैं उसके साथ जो कैप्शन होता है, टेक्निकल में हम उसको बोलते हैं पोस्ट कॉपी, ठीक है। ऐसे जनरल भाषा में हम लोग कैप्शन बोलते हैं। उसमें हमारा कीवर्ड है मेंशन कि नहीं है, क्योंकि जब सर्च रिजल्ट कर रहा है उसमें आप देखेंगे अलग अलग तरीके के फिल्टर्स होते हैं वहाँ पे। ऑल पोस्ट करके आएगा, पीपल करके आएगा, कम्युनिटी ग्रुप करके आएगा, पेजेस करके आएंगे। तो वो सारे रिजल्ट्स आपके अगर कीवर्ड ऑप्टिमाइज किया हुआ है तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा फिर, ठीक है। दिस इज द ऑर्गेनिक वे हाउ टू गेट विजिबिलिटी ऑन सोशल मीडिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग, दैट इज द पेड थिंग। जो पेड एड्स चलता है, सारे प्लेटफॉर्म्स का अपना एड प्लेटफॉर्म बना लिया है सबने।
एड मैनेजर अकाउंट्स होते हैं उनके, उसके थ्रू आप पेड एड्स चला सकते हैं। ठीक है, ये एक बहुत मतलब एक अलग में फुल टाइम का सेशन है, काफी आई थिंक मतलब 8 से 10 घंटा का उसका पूरा सेशन है। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे ज्यादा मेंशन किए नहीं क्योंकि अपने पास लिमिटेड टाइम है। ठीक है, तो अगर इन फ्यूचर कभी रिक्वायरमेंट हुआ आप लोगों को, आप लोग यहाँ अगर रिक्वेस्ट करते हैं, जरूरत हुआ तो आई विल कम एंड आई विल मतलब शो हाउ टू वर्क ऑन दैट सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, आप लोग तब तक खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, बहुत इजी है, सबका गाइड अवेलेबल होता है, बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे आपको ऑनलाइन, और आप मुझे भी एक्सेस कर सकते हैं, अनुभव से नंबर ले सकते हैं। अगर मेरे टीम का जरूरत है तो मेरी टीम भी आपको इस चीज में सपोर्ट कर देगी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का। अगेन ऑप्टिमाइजेशन मतलब सेम चीज है कि कैसे हम लोग मिनिमम एफर्ट्स में मैक्सिमम आउटपुट ला रहे हैं इन सर्च इंजन। सर्च इंजन सबको पता होगा, गूगल है आपका, गूगल के अलावा भी और सर्च इंजन जैसे याहू है आपका, बिंग है, डकडकगो है ना, बाइडू है, इस तरीके के कुछ सर्च इंजन है, लेकिन मोस्टली ऑलमोस्ट 70-75% लोग गूगल यूज करते हैं। तो बीइंग अ स्टार्टअप आपको जरूरत नहीं है कि सारे सर्च इंजन पे फोकस करें, अगर आप गूगल पे फोकस करते हैं तो मोस्टली कवर हो जाता है। ठीक है, तो जब हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का बात करते हैं तो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपके पास एक वेब पेज होना चाहिए। ठीक है, वो सिंगल पेज भी हो सकता है, मल्टी पेजेस भी हो सकते हैं आपके बिजनेस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैं ये कहूंगा कि उसमें आप ब्लॉग का पेज जरूर रखें बीइंग अ स्टार्टअप। ठीक है, ब्लॉगिंग आगे है, हम आगे डिस्कस कर लेंगे, अभी हम सर्च इंजन पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो जब भी हम एक वेब पेज क्रिएट करते हैं, वेब पेज पे कंटेंट डालते हैं, तो दैट कंटेंट शुड बी ऑप्टिमाइज्ड सो दैट कि गूगल के जो भी बॉट्स हैं वो इसको सही तरीके से पढ़ें, और वो सर्च जब कोई भी कीवर्ड सर्च कर रहा है सर्च रिजल्ट में, तो वो उसको डिस्प्ले करे वहां पे टॉप पोजीशन पे, एटलीस्ट फर्स्ट पेज में 1 to 5 या 1 to 10 में। दैट इज अगेन नॉट अ इजी टास्क। आप जब कोई भी कीवर्ड सर्च करेंगे, आप देखेंगे लाखों करोड़ों सर्च रिजल्ट्स आ रहे हैं हर एक कीवर्ड्स पे। ठीक है, तो इतने सारे वेबसाइट्स हैं, वो एक्चुअली आपके कंपटीशन है। ठीक है, उस पार्टिकुलर कीवर्ड पे उतने सारे लोग काम कर रहे हैं जितना सर्च रिजल्ट आ रहा है आपका, एंड दैट इज योर कंपटीशन। तो हाउ टू बीट दैट, हाउ टू बीट देम। ठीक है, फॉर दैट थिंग वही आपका जो लैंडिंग पेज है या उस पार्टिकुलर कीवर्ड पे आप जो रैंक करवाना चाहते हैं अपने कीवर्ड को, उसके लिए आपका कंटेंट ऑप्टिमाइज होना चाहिए। ठीक है, मैं इसको ना बहुत लेमन भाषा में समझाना चाहूंगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन काम कैसे करता है, एक्चुअली गूगल काम कैसे करता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है ना, नथिंग इज आउट ऑफ द वर्ल्ड। हम लोग जब भी कुछ बनाते हैं, कुछ क्रिएट करते हैं, बीइंग अ स्टार्टअप आप सब लोग भी कर रहे होंगे, हम क्या करते हैं, हम रिसर्च करते हैं। रिसर्च मीन्स रिसर्च इज इटसेल्फ री प्लस सर्च, हम लोग दोबारा ढूंढ रहे हैं चीजों को। ठीक है, गूगल कैसे काम करता है, हम लोग रियल लाइफ में जैसे कोई भी चीज सर्च करते हैं ना, गूगल यही कॉन्सेप्ट यूज करता है, अपने बॉट्स को उसी तरीके से तैयार किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिया है उनको। ठीक है, जैसे रियल लाइफ में हम लोग किसी चीज को ढूंढते हैं, लेट्स जैसे आप लोगों को बीआईए आना है, कोई फर्स्ट टाइम यहाँ बीआईए आ रहा है, तो उनको बीआईए का एड्रेस दिया गया है, उनको बीआईए आना है। लेकिन लेट्स से जैसे कोई आ रहा है दिल्ली से पटना आना है, उसको पहले क्या करेगा, वो फ्लाइट लेगा या फिर ट्रेन लेगा, पटना लैंड करेगा, फिर वहां किसी से पूछेगा। ठीक है, सिन्हा लाइब्रेरी रोड आएगा, फिर यहाँ बीआईए के बाहर देखेगा बोर्ड लगा हुआ है, देन दे विल अंडरस्टैंड कि ये बीआईए है, फिर वो अंदर आएंगे। अब लेट्स से फॉर एन एग्जांपल हम क्या करते हैं, मतलब हम दिल्ली से पटना आ गए, हम पटना आने के बाद बीआईए के एड्रेस पे आ गए, लेकिन बाहर हमको कोई हॉस्पिटल का बोर्ड दिख रहा है और हम अंदर आए, अंदर पूरा हॉस्पिटल का सेटअप है, तो मुझे क्या लगेगा कि हम गलत जगह पे आ गए। ठीक है, दोबारा कभी हमको बीआईए आना पड़ेगा तो हम नहीं आएंगे इस जगह पर, क्योंकि हमको पता है दैट इज द रॉन्ग एड्रेस। तो जो हम सर्च कर रहे हैं ना, आप ये समझो कि गूगल का बॉट इसी तरीके से काम करता है। वो जो भी मतलब, अब जैसे हमने बताया कि यहाँ पे बीआईए का बोर्ड लगा हुआ है, दिस इज योर वेबसाइट, आप इसको समझो जैसे ये आपका एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। हम अगर ऑनलाइन वर्ल्ड में वेबसाइट का बात करते हैं तो दैट इज योर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर आपके बिजनेसेस का। ठीक है,
तो उसमें क्या है, हमारे वेबसाइट के उस पार्टिकुलर पेज में जो कंटेंट होना चाहिए वो उस कीवर्ड से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, जैसे हमने बात किया कि यहाँ पे BIA का बोर्ड लगा हुआ है, अंदर में हमको कंटेंट दिख रहा है, ये सेटअप दिख रहा है, ये सारा सेटअप देख के हमको समझ में आएगा कि हाँ ये BIA है। ठीक है, तो जो कंटेंट हम क्रिएट करते हैं वेबसाइट पे, वो कंटेंट हमारा उस कीवर्ड के रिलेटेड होना चाहिए, उसके अराउंड होना चाहिए, ताकि हम उस कीवर्ड को रैंक कराने के लिए जब SEO करें, गूगल का बॉट जब उसको पढ़े तो उसको समझ आए कि हाँ ये उस कीवर्ड से रिलेटेड ही पेज है, हम सही जगह पे आए हैं, और वो बार बार दिखाना शुरू करेगा फिर यूजर को। ठीक है, इसमें यूजर एंगेजमेंट का ही बात है, हम आगे बात अच्छा, करेंगे। इसमें हमसे जैसे ये हमारा वेबसाइट का नाम उस तरह से होना चाहिए क्या, जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर, नहीं, वेबसाइट अगर का मान लीजिए जैसे इनका इलेक्ट्रिक व्हीकल का ये है तो हमारा नाम क्या है, उस तरह से होना चाहिए? नहीं, ये हमेशा जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर हम बात करें अमेजोन का, अमेजोन जंगल का नाम है, फॉरेस्ट है। जंगल का नाम है, लेकिन वो प्रोडक्ट्स बेचती है। हम बात कर रहे हैं जो पेज है, पार्टिकुलर पेज है जिसको रैंक करवाना है, लेट से जैसे 10 पेजेज है, कोई भी आप एक वेबसाइट ओपन कर लेना, कोई भी आप गूगल में ना कीवर्ड सर्च कर लो, तब जाके अच्छे तरीके से समझ आएगा। और सर किसी कंपनी का नाम डालते हैं, हाँ, तो उससे कंपनी ब्रांडेड हो गया है, उस कंपनी को नाम डाले तो सबसे पहले वो चला। हाँ, तो वही चीज है, वही ऑप्टिमाइजेशन वो भी जिसकी एक बात कर कीवर्ड रहे हो हैं। गया, आपका कंपनी का नाम भी एक कीवर्ड हो गया। आप ना ये, आप क्या करो, कोई कीवर्ड सर्च कर लो, ठीक है, कोई भी कीवर्ड सर्च कर लो, आप जैसे ना ऑनलाइन क्लास सॉल्यूशन सर्च कर लो, ऑनलाइन क्लास सॉल्यूशन, स्पेस दे देना क्लास और सॉल्यूशन के बीच में। इसको सॉल्यूशन को हाँ ओपन कर लो, आपको डेमी, जैसे उसमें वो पहले आ गया, वो कैसे आता है अभी से कोई चीज? ये आप याहू में सर्च कर रही हैं, आप गूगल में करिए, गूगल में करिए। अच्छा, गूगल ही है, गूगल ही, ठीक है, सर्च इंजन ठीक है। तो अभी यहीं पे रुकते हैं, अभी यहाँ पे कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमने सर्च किया ऑनलाइन क्लास सॉल्यूशन, ठीक है, सबसे ऊपर आ रहा है आपका उडेमी ऑनलाइन क्लासेज रियल वर्ल्ड एक्सपर्ट्स udemy.com। अब ये जो दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं हम लोग मेटा टाइटल, ठीक है, जो हाँ, जो गूगल में डिस्प्ले हो रहा है, दिख रहा है। अब इसमें आप देखेंगे ना, इसको ऑप्टिमाइज किया गया है। यहाँ पे बहुत सारे लोग, क्या होता है ना, कुछ भी लिख देते हैं, जो डेवलपर्स होते हैं बेसिकली उनको आइडिया नहीं होता, और बीइंग अ बिजनेस ओनर आप उनको बोल देंगे कि आपको वेबसाइट चाहिए, वो कुछ भी लिख के आपको दे देंगे, लेकिन वो ऑप्टिमाइजेशन नहीं हुआ फॉर द सर्च इंजन, वो एसईओ नहीं हुआ। हम एसईओ तब बोलेंगे जब ये राइट कीवर्ड के साथ हमारा मेटा टाइटल ऑप्टिमाइज हो। अब यहाँ पे आप देखिए उडेमी ऑनलाइन क्लासेज है, इसमें हमने सर्च किया ऑनलाइन क्लास सॉल्यूशन, यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेज एक फ्रेज मैच कर रहा है आपका ऑनलाइन क्लास सॉल्यूशन से। उडेमी का रेपुटेशन बहुत अच्छा है, गूगल को पता है कि हाँ रेपुटेशन बहुत अच्छा है, तो उसने सबसे ऊपर उसका रिजल्ट दिया है, ठीक है। ये आपका हो गया मेटा टाइटल। उसके नीचे जो छोटे मतलब बोल्ड नहीं है, जो लिखा हुआ है, दैट इज आपका मेटा डिस्क्रिप्शन। हम लोग बहुत सुनते हैं, आप बहुत सुनेंगे, अगर आप एसईओ करेंगे या फिर ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग में आएंगे, मेटा टाइटल हो गया आपका, मेटा डिस्क्रिप्शन हो गया, बहुत सुनेंगे आप लोग, ठीक है। लेकिन और बहुत सारे डिजिटल मार्केटर्स आपको ऐसे मिलेंगे मार्केट में उनको पता नहीं होता कि एक्चुअल में मेटा डिस्क्रिप्शन और मेटा टाइटल होता क्या है। ये चीज जो आप यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा है ना गूगल पे, जो ये आपके वेबसाइट पे आपको डिस्प्ले नहीं होगा, इमेज है तो आपको उसके लिए एक डैशबोर्ड दे दिया जाएगा, वहां से आप कर सकते हैं। ये तो आपको HTML में लिखना पड़ता है ये, ठीक है। जो यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा है, आप उस पेज को ओपन कर लेते हैं हम लोग। देखिए इसमें आपको कहीं दिख रहा है वो, लेकिन ऊपर देखिए टॉप पे चले जाइए, ब्राउजर के टॉप पे जो वहां पे क्रॉस से पहले लिखा हुआ कुछ दिख रहा है आपको,
वहाँ URL बॉक्स में नहीं, ब्राउजर के टॉप पे। हाँ, वहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? ऑनलाइन जो वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा था वो दिख रहा है यहाँ पे? नहीं दिख रहा। ऑनलाइन कोर्सेज ऑनलाइन कोर्सेज दिख रहा है, ठीक है। तो दिस इज द पेज टाइटल, यही मैं बताना चाह रहा हूँ। मेटा टाइटल और पेज टाइटल इज डिफरेंट थिंग। मोस्ट ऑफ द टाइम जो डेवलपर्स होंगे आपको वो पेज टाइटल करके देंगे, मेटा टाइटल उनको नहीं पता होता, उनको डेवलपर्स को भी बताना पड़ता है। एंड फॉर दैट थिंग डिजिटल मार्केटर जो अगर आपके पास स्किल है, नॉलेज है, आप उनको गाइड कर देंगे, नहीं तो फिर आपको डिजिटल मार्केटर्स हायर करने पड़ेंगे। दे हैव द आइडिया कि एग्जैक्टली कैसे करना होता है, ठीक है। और वो खुद करेंगे या फिर वो डेवलपर्स ही करवा देंगे, उनको बता देंगे, गाइड कर देंगे कैसे करना है, एंड दे विल डू दैट। जनरली पेज टाइटल ही वहाँ पे लिख के देते हैं। हाँ, नॉर्मली पेज टाइटल देते हैं, लेकिन मेटा टाइटल इज डिफरेंट, पेज टाइटल इज डिफरेंट। मेटा टाइटल जो आपके गूगल सर्च में डिस्प्ले होता है उसका और भी इम्पोर्टेंस है उसका। जैसे हम अब गूगल सर्च वाले पेज में जाते हैं वापस एक बार, हाँ दूसरे वाले, हाँ। अब जैसे देखिए, बीइंग यूजर पॉइंट ऑफ व्यू, हमने ऑनलाइन क्लास सॉल्यूशन सर्च किया, जो यहाँ पे मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन डिस्प्ले कर रहा है, यही हेल्प करेगा हमको उसको क्लिक करना है या नहीं करना है उसके डिसीजन को लेने में, ठीक है। तो अगर मुझे लगेगा, जैसे सेकंड ऑप्शन दिख रहा है आपको ऑनलाइन कोर्सेज, फर्स्ट दिख रहा है उडेमी ऑनलाइन क्लासेज, थर्ड ऑप्शन दिख रहा है ऑनलाइन ईकेजी क्लासेज, ठीक है। अब ईकेजी पता नहीं क्या है, लेकिन मुझे अगर ईकेजी क्लासेस नहीं चाहिए तो मैं उसको ओपन नहीं करूंगा, ठीक है। तो मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये आपके क्लिक्स में हेल्प करता है, यूजर इसी को पढ़ के क्लिक करता है, तो इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है एसईओ में। और हम फिर पेज पे आते हैं। सो अगर हमारा एक न्यूज़ वेबसाइट है, तो यूजुअली जो हम डालते हैं टाइटल, पेज टाइटल उसमें जो डालते हैं आर्टिकल, वही मेटा टाइटल भी बन जाता है। तो मतलब तो जनरली मीडिया जैसे आपके पोस्ट होंगे, ठीक है, ब्लॉग पोस्ट होंगे या फिर आर्टिकल्स होंगे, तो उसमें क्या होता है कि जो आर्टिकल का टाइटल होता है ना, पूरा कंटेंट उसी के अराउंड होता है, ठीक है। वहां पे आप बहुत बार नहीं भी अलग से ऑप्टिमाइज करेंगे तो चीजें वर्क हो जाती है, लेकिन अगर आपको ये चीजें पता है और उसके बाद अगर आप कर रहे हैं ना, तो चीजें और बेहतर होंगी, रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है। अब हम वापस वेब पेज, हाँ ओपन कराएगा, ये कौन सा टाइटल करेंगे दोबारा? कौन सा कीवर्ड बताइएगा? मैडम ECHAL कैच, फीचर कैच, कैच मतलब स्पेशली मैडम फीचर कैच फीचर। ये मेरे हिसाब से ना जो सर्च रिजल्ट आ रहा है वो आपका याहू का आ रहा है, क्योंकि गूगल में आपका जो भी कैच फर्स्ट वाला, ये सर ये मेरा फर्स्ट में आ रहा है। नहीं, तो ये आपका ना कीवर्ड नहीं हुआ, ये आपका बिजनेस का नाम ही है, जो कीवर्ड गूगल में मिल रहा है गूगल को, लेकिन ये सर्च कौन करेगा? जिसको पता होगा ना आपके बारे में, आपके नाम के बारे में, वही सर्च करेगा। लेकिन नॉर्मली हमने सर्च किया ऑनलाइन क्लास सॉल्यूशन, उसमें उडेमी आ रहा है, ठीक है। तो ऑनलाइन क्लास सॉल्यूशन आपका कीवर्ड हुआ जिसका कुछ सर्च वॉल्यूम होता है। आपके कीवर्ड का अगर हम सर्च वॉल्यूम चेक करें तो हार्डली 10 या 20 होगा, जो कि आप ही लोग सर्च करते होंगे महीने का। इसमें टाइटल भी नहीं है, मेटा टाइटल भी नहीं है और पेज टाइटल भी हाँ, आपका ऑप्टिमाइज नहीं है, एसईओ नहीं किया हुआ आपके वेबसाइट का, ठीक है, नहीं किया हुआ है। जैसे इसमें ना आपने लिखा इंट्रोड्यूसिंग स्मार्ट टेक्नोलॉजी इन एग्रो प्रोडक्शन, ठीक है, वो आपका प्रोडक्ट है, आपका टारगेट ऑडियंस जो सर्च करेगा ना, वो
स्मार्ट टेक्नोलॉजी इन एग्रो प्रोडक्शन या उससे रिलेटेड कीवर्ड सर्च करेगा, ठीक है। उस पे आप रैंक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वही आपको सही बिजनेस देगा, ठीक है। ये चीज जो वर्ड है ये अपने मेटा डिस्क्रिप्शन में डालेंगे तो सर्च करने में अभी और भी प्रोसेसेस हैं ऑप्टिमाइजेशन के, इसीलिए मैंने कहा था आपको वेब पेज ओपन कर लीजिए, ठीक है। अच्छा एक काम करिए ना, आप याहू सर्च आ रहा है, आप गूगल ओपन कर लीजिए, google.com, ये याहू जो है आपका। हाँ अब इसमें ऑनलाइन क्लास सॉल्यूशन सर्च कीजिए आप। सॉल्यूशंस वही कर लीजिए, नीचे आ रहा है, ऊपर ऐड आ रहा है, देखिए याहू में ऐड नहीं आ रहा था क्योंकि याहू का ट्रैफिक नहीं है, हम ऐड को नहीं देखते, हम नीचे आते हैं, ऑर्गेनिक रिजल्ट, ईडी लिखा हुआ नहीं, ये सब ऐड है आपका, देखिए फर्स्ट ऑप्शन जो आ रहा है बगल में ईडी लिखा हुआ ऐड है, हाँ वो ऐड है, प्रोमोटेड है। हाँ, और उसके बाद विदाउट ऐड वाला जो है ना, ये आपका ऑर्गेनिक रिजल्ट है, ठीक है। तो ये देखिए सबसे ऊपर हमारा ही रिजल्ट आता है, इसीलिए हमने उस कीवर्ड को बताया था, क्योंकि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं। याहू में हमारा नहीं आ रहा था क्योंकि याहू का ट्रैफिक उतना नहीं है, तो हमारा टारगेट है नहीं याहू, हमारा टारगेट है गूगल, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो आपका वो है, मतलब मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन तो आपने समझ लिया। अब हम पेज ऊपर देखते हैं, उसके ऊपर एक लिंक दिख रहा है आपको, getdigital.live/ उसके बाद ऑनलाइन क्लास सॉल्यूशंस लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम उस पेज को ओपन कर लेते हैं, आप ओपन कर लीजिए। ठीक है, अब हम ब्राउजर का यूआरएल बार जो होता है ना, जहाँ एड्रेस लिखते हैं, वहां पे आप देखिए getdigital.live के बाद ऑनलाइन क्लास सॉल्यूशन लिखा हुआ है, ठीक है। हमारा वेबसाइट गेट डिजिटल है, लेकिन हमारा कीवर्ड जो है ऑनलाइन क्लास सॉल्यूशन है, इसको स्लग बोलते हैं टेक्निकल भाषा में। तो जो हमारा पेज का स्लग होना चाहिए ना, वो उसमें हमारा कीवर्ड होना चाहिए, ठीक है। ये बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन हमारा कीवर्ड होना चाहिए उसमें। ये आप अपने डेवलपर को गाइड करेंगे, आपका डेवलपर करके देगा, ठीक है। ये एक पॉइंट हो गया आपका। फिर आप देखिएगा ये विथ ऑनलाइन क्लास सॉफ्टवेयर टीच स्टूडेंट्स फ्रॉम होम, ये लिखा हुआ है। ये हमारा एक बहुत बेसिक चीज हम पहले बताना चाहेंगे, हम जब भी कंटेंट लिखते हैं ना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी, डॉक में भी, गूगल डॉक में भी, उसका एक फॉर्मेटिंग होता है। उसका फॉर्मेटिंग कैसा होता है कि हम उसका एक टाइटल हो गया जो टॉपिक से रिलेटेड होता है, टाइटल हम हमेशा H1 में लिखते हैं, हेडिंग 1 होता है, ठीक है। फिर उसमें सब टाइटल्स होते हैं, सब टाइटल्स होते हैं जो हम H2 में लिखते हैं, सब हेडिंग्स भी बोलते हैं, और सब टाइटल्स के भी सब टाइटल्स हैं अगर, तो हम उसको लिखते हैं H3 में। तो ये हायरार्की होता है जो फॉलो होता है स्टैंडर्ड किसी भी कंटेंट इंडस्ट्री में, जो कंटेंट क्रिएशन करते हैं हम लोग, ठीक है। तो वही हायरार्की यहाँ पे भी फॉलो करता है गूगल। ये बड़ा बड़ा दिख रहा है ना, ये H1 में है हमारा, मतलब गूगल का बॉट जब सर्च करेगा उस पार्टिकुलर कीवर्ड को, तो वो हमारा मेटा टाइटल चेक करेगा, मेटा डिस्क्रिप्शन चेक करेगा, हमारा स्लग चेक करेगा, उसके बाद वो H1 टैग चेक करेगा, ठीक है। H1 टैग कहते हैं हम टाइटल या फिर टॉपिक। तो वो ये समझने की कोशिश करेगा कि जो कीवर्ड सर्च किया गया है उससे रिलेटेड ये पेज है कि नहीं है, ठीक है। तो बीइंग अ राइटर, बीइंग अ डेवलपर, बीइंग अ मतलब डिजाइनर, आप कह सकते हैं कि हम अगर कुछ बना रहे हैं तो हम उस पेज का टाइटल तो लिखेंगे ना उससे रिलेटेड, ठीक है। जैसे हमने बताया कि BIA के बाहर हम बोर्ड देखे BIA का, तो हम समझे कि ये BIA है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑनलाइन क्लास सॉफ्टवेयर टीच स्टूडेंट्स फ्रॉम होम लिखा हुआ है। अब जैसे ऑनलाइन क्लास सॉल्यूशंस पे हमने सर्च किया, ऑनलाइन क्लास सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है यहाँ पे,
तो बोथ आर सिनोनिम्स एक्चुअली। हमने उसको गूगल के बॉट को बताया हुआ है कि अगर सॉल्यूशन सर्च हो या सॉफ्टवेयर सर्च हो, दोनों एक दूसरे का सिनोनिम है, ठीक है। तो वो समझेगा कि सेम कीवर्ड है। H1 टैग में उसने पढ़ लिया। अब आप देखेंगे उसके नीचे लिखा हुआ है जो उसका बॉडी कंटेंट है, ऑनलाइन क्लास सॉफ्टवेयर कैन हेल्प यू टू स्प्रेड योर, वो जो कंटेंट लिखा है उसमें आप देखेंगे 2 बार ऑनलाइन क्लास यूज किया हुआ है, ठीक है, एक बार ऑनलाइन क्लास सॉफ्टवेयर यूज किया हुआ है। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है गूगल के बॉट का कि जो कंटेंट हम क्रिएट कर रहे हैं पर्टिकुलर पेज में, जिस कीवर्ड के लिए हम ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, वो एटलीस्ट 1 से 3% होना चाहिए। ये गूगल का एक स्टैंडर्ड पैरामीटर है। 1 से 3 कहने का मतलब कि अगर हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, हम नरेंद्र मोदी के बारे में बात कर रहे हैं, तो बीच बीच में हम बोलेंगे ना नरेंद्र मोदी का नाम, ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि हम बार बार अगर नरेंद्र मोदी बोले नरेंद्र मोदी, तो इसका मतलब है कि जानबूझ के उस पर एम्फसाइज किया जा रहा है। साम सुनने वाले को भी खराब लगेगा कि बार बार उसका नाम ही बोल रहा है, कुछ और बोल ही नहीं रहा, ठीक है। तो इसीलिए वो एक रिस्ट्रिक्शन है 1 से 3% का। बहुत बार लोग क्या करते हैं, ज्यादा बार कीवर्ड यूज करने की कोशिश करते हैं, तो वो एक्चुअली कीवर्ड स्टफिंग बोलते हैं उसको, जो कि एक बैड एसईओ स्ट्रेटजी होता है आपका। आपका रीडेबिलिटी खराब हो जाएगा कंटेंट का, जो आप एक्चुअल में दिखाना चाहते हैं अपने ऑडियंस को वो भी नहीं रहेगा, बोरिंग हो जाएगा, और गूगल का बॉट भी समझेगा कि जानबूझ के कीवर्ड स्टफिंग किया जा रहा है, वो उसको रैंक नहीं करवाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना 1 से 3% का। अब नीचे आइएगा, फिर आप देखिए ये हमारा जो H2 टाइटल है, वी प्रोवाइड कंप्लीट ऑनलाइन सॉल्यूशंस एंड, तो यहाँ पे भी हमने ऑनलाइन सॉल्यूशंस यूज किया है, ठीक है, एंड सॉफ्टवेयर भी यूज किया है, क्योंकि ये कीवर्ड, ये पेज हमने 2 अलग अलग कीवर्ड्स पे रैंक करवाया, सॉल्यूशंस पे भी और सॉफ्टवेयर पे भी। एक पेज को आप 2, 3, 4 मल्टीपल कीवर्ड्स पे रैंक करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा H2 टैग है, यहाँ पे सब टाइटल हो गया। और नीचे आएंगे आप देखेंगे बॉडी कंटेंट जो है इसका, उसमें जगह जगह पे ऑनलाइन क्लास सॉल्यूशन यूज किया हुआ है। तो पर्पस यही है हमारा कि जो पूरे पेज का कंटेंट है उसमें 1 से 3% हमारा कीवर्ड यूज हो जाए, ठीक है। तो नॉर्मली जब जब भी हम कंटेंट लिखते हैं उसके बाद उसका एसईओ कॉपी राइटिंग करना पड़ता है कंटेंट, हम क्या करते हैं उसको कीवर्ड से ऑप्टिमाइज करते हैं कंटेंट, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि स्टफिंग हो जाए, ब्लैक हैट में चला जाए, गूगल गलत समझ ले, और यूजर एंगेजमेंट के लिए भी वो हमारा सही है, ठीक है। और हम जब परसेंट का बात करते हैं, परसेंट का सिंपल वही मतलब है कि अगर हम 100 वर्ड का कंटेंट लिख रहे हैं तो उसमें 1 से 3 बार यूज करना है। अगर हम 1000 का कर रहे हैं तो हम 10 से 20 बार 30 बार यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको टेक्निकल भाषा में कीवर्ड डेंसिटी बोलते हैं। ये बेसिकली हमारा ऑन पेज में कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन हो गया। इसके बाद हमारा इमेज ऑप्टिमाइजेशन होता है। जो भी इमेज दिख रहा है ना, इस इमेज के पीछे अल्ट टेक्स्ट ऐड होता है, वो HTML में लिखा जाता है। अल्ट टेक्स्ट का जो रीजन है, जो लॉजिक है, जो गूगल ने दिया था कि लेट से, जैसे एक तो उसका बॉट हो गया, उसका बॉट इमेज को कैसे पढ़ेगा, इमेज को समझ नहीं आएगा कि किससे रिलेटेड इमेज है, तो वो अल्ट टेक्स्ट को पढ़ेगा। इमेज का भी टाइटल होता है, इमेज का भी डिस्क्रिप्शन होता है, उसको पढ़ेगा। और गूगल में इमेजेस के भी सर्च होते हैं, फिल्टर आता है नीचे, आप देखते होंगे, हम इमेज पे क्लिक करते हैं, बहुत सारा रिलेटेड इमेज आ जाता है उस कीवर्ड से, ठीक है। तो इमेज में अल्ट टैग, वही आपका टाइटल और डिस्क्रिप्शन वहां पे भी ऐड होता है, वो हेल्प करता है आपका। सारे इमेजेस में भी लगे लगे हैं, ये आपको यहाँ दिखेगा नहीं, वो HTML में दिखेगा, ठीक है। फिर और एक इसका दूसरा लॉजिक था गूगल का कि लेट से, जैसे बहुत सारे अंधे लोग होते हैं जो देख नहीं पाते इमेज को, अगर वो वेबसाइट को ब्राउज कर रहे हैं, उनके लिए अलग तरीके का ब्राउजर भी होता है, ठीक है। उसको छू के ना वो समझ सकते हैं, अल्ट टेक्स्ट वहां पे इंस्क्राइब हो जाता है, छू के समझ सकते हैं कि ये किस चीज का इमेज है, ठीक है।
ये हमारा हो गया ऑन पेज में कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट। ऑन पेज में टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन भी होता है, जो बेसिकली आपका डेवलपर होगा, आप उसको गाइड करेंगे टेक्निकल में क्या क्या होता है। तो ये पेज का ना लोडिंग स्पीड सही होना चाहिए। गूगल भी के भी यूजर्स हैं, गूगल नहीं चाहेगा कि उसका यूजर एक्सपीरियंस खराब हो। और गूगल में कोई वेबसाइट रैंक कर रहा है और वो ओपन ही नहीं हो रहा, बहुत स्लो है, तो गूगल उसको रैंक नहीं करवाएगा, वो उसको डाउन कर देगा, क्योंकि गूगल के यूजर्स का एक्सपीरियंस खराब हो रहा है। तो आपको ये नोटिस करना है कि आपके वेबसाइट का पेज स्पीड अच्छा होना चाहिए। इसके लिए बहुत सारे फ्री टूल्स अवेलेबल है। गूगल का भी पेज स्पीड टेस्ट करके एक टूल है, आप सर्च कर सकते हैं, आपको वहां पे बता देगा कि क्या क्या इशू है, सारा प्रॉब्लम बता देगा। फिर उसको आप अपने हिसाब से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। आपका सर्वर सही होना चाहिए, सर्वर का स्पीड सही होना चाहिए। सर्वर पे भी बहुत बार डिपेंड करता है आपका साइट स्पीड, ठीक है। प्लस जो ये पेज दिख रहा है आपका, ये HTML में डिजाइन किया हुआ पेज, जो भी विजुअल चीज है ना, वो विजुअल चीज आपका HTML और CSS होता है मोस्टली, ठीक है। तो अब गूगल, अब HTML के लिए भी ना एक ऑर्गेनाइजेशन है W3C HTML कंसोर्टियम करके है, ठीक है। वो क्या करती है, अपना एक स्टैंडर्ड बनाई हुई है, ठीक है, कि जो आप कोड लिख रहे हैं ना, HTML और CSS कोड लिख रहे हैं, वो आपका एक फिक्स रेशियो में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ कोड 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 लिख दिए और हमारा कंटेंट नहीं है, हमारा CSS नहीं है, बाकी चीजें नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो ये टेक्निकल चीजें हैं। अगर कोई टेक्निकल होगा तो उसको समझ आ जाएगा, नहीं तो फिर आपको किसी का सपोर्ट लेना पड़ेगा, कोई एक्सपर्ट का, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ऑफ पेज SEO का। जब हम SEO का बात करते हैं तो दो चीजें हैं। जैसे हमने बताया कि दिल्ली से हम आ रहे हैं यहाँ पे BIA, हमने क्या किया, पहले हम दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड किए, या फिर हम ट्रेन से आ रहे हैं तो रेलवे स्टेशन, फिर वहां से हम यहाँ पे सिन्हा लाइब्रेरी रोड आया, ठीक है, फिर हमको BIA दिखा। तो वो जो आपका रेलवे स्टेशन है या फिर एयरपोर्ट है, दैट इज द रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। हम जैसे ऑफलाइन मार्केटिंग में भी देखते हैं बहुत बार, जो आपका मॉल हो गया, शॉपिंग मॉल हो गया, या बड़े बड़े बैनर्स लगे होते हैं, पोस्टर्स लगे होते हैं, वहां पे लिखा होता है, एड्रेस लिखा होता है कि वो शॉप या पार्टिकुलर दुकान या ऑफिस कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। बहुत बार हम वहां से गुजर रहे होते हैं, हमको दिखता है, फिर हमको एड्रेस पता चल गया, फिर हम वहां पे चले जाते हैं, ठीक है। तो हम जनरली कुछ सर्च भी करते हैं तो इसी तरीके से सर्च करते हैं। हम लोगों को लैंडमार्क बता दिया जाता है कि यहाँ पे ये लैंडमार्क है, आप इसके पास आइएगा तो आपको एक दूसरा लैंडमार्क दिखेगा, वहां पे जाइएगा तो फिर आपको BIA दिख जाएगा। इसी तरीके से गूगल के बॉट्स को भी बहुत बार गाइड करना पड़ता है थ्रू रेफरेंसेज, थ्रू डिजिटल लैंडमार्क्स, जिसको हम बोलते हैं बैकलिंक्स। आप लोग बहुत बार सुने होंगे, ठीक है। हम क्या करते हैं, जितने भी अच्छे बड़े वेबसाइट्स हैं उनके थ्रू कोशिश करते हैं बैकलिंक लेने का। और जैसे हम सर्च किए ऑनलाइन क्लास सॉल्यूशन, ये हमारा गूगल में रैंक कर रहा है इस पार्टिकुलर कीवर्ड पे, कोई दूसरा बिजनेस होगा उसको इसी कीवर्ड पे रैंक करवाना होगा, तो वो क्या करेगा, इससे इस कीवर्ड से रिलेटेड जो अदर वेबसाइट्स है, डायरेक्ट कंपटीटर तो कभी बैकलिंक देगा नहीं, हम तो कभी देंगे नहीं, क्योंकि हम चाहेंगे कि हमारा कंपटीटर क्यों आएगा, हम ही रैंक करें यहाँ पे। तो दूसरे जैसे आपका मीडिया प्लेटफॉर्म है, ब्लॉग्स हैं, इन लोगों का एक अर्निंग का बहुत अच्छा सोर्स होता है बैकलिंक्स के थ्रू। लेट्स से जैसे यही हमारा अगर टॉप पे रैंक नहीं कर रहा होता, अगर इसका बैकलिंक बनाना होता हमको, टू गिव गूगल बॉट्स रेफरेंस उस पार्टिकुलर कीवर्ड पे, ऑनलाइन क्लास सॉल्यूशन पे, तो हम क्या करेंगे, जितने भी मीडिया हाउसेज हैं या फिर ब्लॉग्स हैं जो ऑनलाइन क्लास सॉल्यूशंस या एजुकेशन के बारे में लिखते हैं, हम उनके वेबसाइट पे जाएंगे, हम उनको कहेंगे कि आप हमको एक बैकलिंक दे दीजिए इस कीवर्ड पे, बदले में हम उनको पैसे देने के लिए भी तैयार है, ठीक है। क्योंकि हमको पता है जब गूगल का बॉट उस कीवर्ड को क्रॉल करेगा, सर्च करेगा उस कीवर्ड के लिए, तो उस वेबसाइट पे भी जा रहा है, और वहां पे जब जा रहा है उस कीवर्ड को पढ़ रहा है, और उसमें जो लिंक लगा है
उस वेबसाइट को क्रॉल करेगा और उसके रैंक को फिर गूगल में ऊपर कर देगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑफ पेज स्ट्रेटजी हो गया। ऑफ पेज स्ट्रेटजी में बहुत सारा तरीका है बैकलिंक बनाने का। एक मैंने बताया ब्लॉग्स हो गया, मीडिया हाउस हो गया, सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हैं। बहुत सारे फ्री गेस्ट पोस्ट के प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे मीडियम का नाम आप लोगों ने सुना होगा मे भी। ठीक है, लिंक्डइन पे भी आर्टिकल पोस्ट करने का ऑप्शन आता है। तो उन सारे जगहों से आप बैकलिंक ले सकते हैं उस पार्टिकुलर कीवर्ड के लिए, ताकि आपको रेफरल्स मिल जाए गूगल के बॉट के लिए और आपका रैंकिंग आसान हो जाए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है मार्केट में। डायरेक्ट आप ऑन पेज एसईओ करके सोचेंगे कि हमारा रैंक हो जाए, तो आपके जैसे हजारों लाखों बिजनेसेस हैं जो ये काम कर सकते हैं, लेकिन हाउ यू हैव टू बीट देम ना। तो हाउ, तो फॉर दैट आपको अच्छे अच्छे क्वालिटी बैकलिंक्स लेने हैं, ताकि आपका रैंकिंग जल्दी हो जाए और गूगल के बॉट्स को थोड़ा आसानी हो आपके वेबसाइट को ढूंढने में। ठीक है, ये बेसिकली हमारा एसईओ था, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ वन टाइम का काम है, आपको समझ आया होगा कि उस पार्टिकुलर कीवर्ड पे हमने ऑप्टिमाइज कर दिया। लेकिन हम जब बैकलिंक का बात करते हैं, ये डेली बेसिस का काम होता है। डेली आप 3 से 4 घंटा का टाइम अगर देंगे बैकलिंक बनाने में, ढेरों वेबसाइट मिल जाते हैं, इंटरनेट पे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं। ठीक है, तो उसके थ्रू आप बैकलिंक्स ले सकते हैं। ठीक है, मतलब आप देखेंगे ना बहुत सारे वेबसाइट्स हैं लाखों लाखों बैकलिंक्स लेके बैठे हैं, तब जाके उनका रैंक कर रहा है। तो अगर आपको बीट करना है तो आपको क्वालिटी बैकलिंक्स चाहिए, प्लस नंबर ऑफ बैकलिंक्स बढ़ाने पड़ेंगे। फिर नेक्स्ट, हाँ ठीक है, अब पर क्लिक पीपीसी हम आई थिंक स्किप करते हैं अभी, क्योंकि काफी कुछ रहेगा। तो हम पेड के लिए फिर कभी कर लेंगे, सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए भी हमने कहा था कि फिर कभी कर लेंगे, तो पेड का हम फिर कभी कर लेंगे। अब हम कंटेंट मार्केटिंग का बात करते हैं। कंटेंट मार्केटिंग एक ऐसा सॉल्यूशन है जो हमने बताया आपको, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड दिस कंटेंट मार्केटिंग। ये स्टार्टअप्स के लिए ना जीरो बजट मार्केटिंग हो सकता है। हमने आपको बता दिया, आपको वेबसाइट बनाना है, आपको कंटेंट ऑप्टिमाइज करना है, आपको बैकलिंक बनाना है। ठीक है, इसके लिए बहुत बेसिक नॉलेज के साथ भी आप शुरू कर सकते हैं, अगर खुद करना है, आपके पास टाइम होता है, बैंडविड्थ होता है तो। ठीक है, और इसके लिए कोई पैसे नहीं खर्च करने हैं। अगर आप किसी को एम्प्लॉय करिएगा इसके लिए, तो फिर उसका टाइम जाएगा, तो वो फिर चार्ज करेगा उसके लिए। ठीक है, कंटेंट मार्केटिंग में बेसिकली क्या होता है, आप देखेंगे बहुत अच्छे अच्छे वेबसाइट्स, बड़े बड़े वेबसाइट्स पे, या फिर बहुत बड़ा आप देखेंगे कुछ ऐड आ रहा है। उस ऐड में क्या होगा, वो कहेंगे कि आपके भी, अगर आपको टारगेट कर रहे हैं, लेट्स से जैसे मीडिया इंडस्ट्री आपको टारगेट कर रहे हैं, वो एक कंटेंट दिखाएंगे आपको। एक वेबसाइट ओपन कर लीजिएगा, मैं एग्जांपल के साथ दिखा देता हूँ। एंटरप्रेन्योर बस, ENTREPRENEUR NEUR बस BUS। ये गलत आ रहा है, सेकेंड ऑप्शन है। हाँ, अब जैसे ना आप एक बार क्लोज करने की तरफ जाइएगा, क्लोज मत करिएगा, सिर्फ क्लोज करने की तरफ जाइएगा। देखिए ये एक पॉपअप आ गया। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ, एक्सेस 100+ गेस्ट पोस्ट साइट्स नाउ, और नीचे लिखा हुआ गेट एन एक्सटेंसिव लिस्ट ऑफ 100+ गेस्ट पोस्ट साइट्स एंड डोंट वरी वी डोंट स्पैम। इसमें हमने क्या किया, नेम, ईमेल आईडी और वेबसाइट का यूआरएल डिमांड किया। ठीक है, इंस्टेंट एक्सेस, वहां पे कॉल टू एक्शन लगा हुआ है। जो भी मीडिया कंपनी है या फिर एसईओ पर्सन है जिनको गेस्ट पोस्ट करना होता है, बैकलिंक बनाना होता है, उनके लिए 100+ साइट मतलब एक रिसोर्स है। ठीक है, तो अगर हम मीडिया कंपनी को लेट से टारगेट कर रहे हैं, ये अगर एसईओ पे फोकस कर रहे हैं, अगर इनको दिखेगा इस तरीके का ऐड कहीं भी, तो वो तुरंत अपना ईमेल आईडी, नेम और वेबसाइट यूआरएल डाल देंगे, सबमिट कर देंगे। ठीक है, मिलेगा क्या उनको, उनको मिलेगा एक लिस्ट 100 गेस्ट पोस्ट साइट्स का। तो वो जो लिस्ट है ना, उसको बोलते हैं लीड मैग्नेट। ठीक है,
जो कि कंटेंट मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा टूल है। ये लीड मैग्नेट जो है जरूरी नहीं है कि वो लिस्ट ही हो, कुछ भी हो सकता है। जैसे फ्री सेशंस होते हैं, फ्री वेबिनार्स होते हैं, ठीक है, वहां पे भी लीड जनरेट होता है। लीड से जैसे हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, अभी लास्ट सेशन जब हुआ था, मैं यहाँ पे था, जब सेशन हो रहा था उन्होंने एक फीडबैक फॉर्म दिया, फीडबैक फॉर्म हमने फिल किया, उसमें हमने अपना नाम डिटेल सारा डाल दिया, ठीक है। क्या है वो एक तरीके का लीड है। उनको पता है कि जो टारगेट ऑडियंस है हमारा, उनको हमारा सर्विस चाहिए। हमने एक फ्री सेशन किया, उस सेशन से हमने क्या किया, कुछ लीड्स हमने कलेक्ट किए। तो जब हम ऑनलाइन वेबिनार करते हैं जूम के थ्रू या किसी चीज के थ्रू, तो हमारा वेबिनार भी हमारा लीड मैग्नेट हो सकता है। जैसे हम इस लिस्ट का बात कर रहे हैं, हम कोई वीडियो बना सकते हैं, हम उसको कहीं शेयर नहीं करें, बहुत फ्रूटफुल वीडियो बनाए, उसको हम इस तरीके से प्रोवाइड करें कि आप ईमेल डालिएगा तो आपके मेल में हम शूट कर देंगे आपको वीडियो, ठीक है। हम ऐसे ओपन में नहीं देंगे, हमको आपसे आपका ईमेल आईडी चाहिए। तो जब हम किसी नीश को टारगेट कर रहे होते हैं ना, अपने ऑडियंस को टारगेट कर रहे होते हैं, उसमें B2B मार्केट में मोस्टली ये वर्क करता है कि आपको उसका पर्सन का कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाता है जिसको एक्चुअली आपके कंटेंट का नीड है। फिर आप क्या करेंगे, फिर आपका, हम आगे बात करेंगे इस पे, आपका ईमेल मार्केटिंग का फनल चलेगा फिर। और फिर उनको रेगुलर बेसिस पे देखते होंगे, बहुत सारे वेबसाइट में हम लोग साइन अप करते हैं ना, तो उनका रेगुलर मेल आना शुरू हो जाता है हमारे पास, ठीक है। दैट इज एक्चुअली ईमेल मार्केटिंग, जो ऑटोमेशन के थ्रू चलता है। हम लोग कहीं से डेटाबेस खरीद लेते हैं और लोगों को मेल भेजते रहते हैं, कोल्ड मेल, तो वो ईमेल मार्केटिंग नहीं होता, वो स्पैमिंग होता है। ईमेल मार्केट, जैसे ये फनल बना हुआ है ना, हमने यहाँ पे ईमेल आईडी कलेक्ट कर लिया, हमारा ऑटोमेशन, ईमेल ऑटोमेशन शुरू हो जाएगा। जो हमने सेल्स फनल आपको दिखाया था, अवेयरनेस स्टेज है, फिर यूजर कैसे इंगेज हो रहा है हमारे दूसरे कंटेंट के साथ, हमारे वेबसाइट पे कैसे आ रहा है, कहाँ इंगेज हो रहा है, उसके हिसाब से सारा फनल आपका ऑटोमेशन में चलेगा, ठीक है। तो हम कंटेंट मार्केटिंग पे फिर से आते हैं, वो जो स्लाइड था, हाँ। अब जैसे हमने आपको एक बता दिया, लीड मार्केट हो गया, आप इस तरीके के कंटेंट क्रिएट करके फ्री में लोगों को ऑफर कर सकते हैं। वो गाइड हो सकता है, लिस्ट हो सकता है, वेबिनार हो सकता है, ठीक है। इवन ब्लॉगिंग जो लिखा है ना, ब्लॉगिंग को भी एज ए लीड मैग्नेट आप यूज कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि आप फिर अपने कंटेंट को प्रोटेक्टेड रखिए। जो लोग आपको ईमेल आईडी देंगे आप उन्हीं को शो करिए अपना ब्लॉग, ठीक है। इसके बाद हम एफिलिएट मार्केटिंग पे आते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग का डिजिटल मार्केटिंग से कोई लेना देना नहीं है। एफिलिएट मार्केटिंग सालों से मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा है। आप सबको पता होगा, लेट से जैसे LIC हो गया हमारा, ठीक है। LIC कैसे काम करता है? LIC इतना बड़ा इंश्योरेंस कंपनी है, एजेंट्स पे काम करता है वो, और सारे एजेंट्स को ना कमीशन देता है, फिक्स सैलरी किसी का नहीं होता। स्टार्टअप्स के लिए अगर आप इसको क्लिक कर पाए तो ये बहुत अच्छा आप लोगों के लिए टूल हो सकता है, मार्केटिंग टूल, जो कि आपका 0 बजट हो जाएगा। आप देखते होंगे बहुत सारे कंपनी जो रेफर एंड अर्न का प्रोग्राम चलाते हैं, रेफरल प्रोग्राम चलाते हैं। वो कहेंगे ऐप डाउनलोड करो तो आपको वॉलेट में कैशबैक मिलेगा, ठीक है। आप अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करो, इनवाइट करो तो फिर हम कैशबैक देंगे आपको। तो जब हम इनवाइट करते हैं तो वो क्या कर रहे होते हैं, हम उनके ऐप को डाउनलोड करवा दिए किसी को, है ना, उनका मार्केटिंग कॉस्ट बच रहा है ना। अगर वो ऐड चलाएंगे, गूगल ऐड चलाएंगे, कैंपेन करेंगे, उनका कॉस्ट जा रहा है, डायरेक्ट कॉस्ट जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इनको कोई कॉस्ट नहीं जा रहा है अनटिल एंड अनलेस उनका सेल नहीं हो रहा है। हम यहाँ पे डाउनलोड को भी सेल बोल रहे हैं, ठीक है। तो जो एफिलिएट मार्केटिंग है, ये बेसिकली एफिलिएट्स कमीशन पे काम करते हैं। अमेजन इतनी बड़ी कंपनी इसीलिए बनी कि उसने इस एफिलिएट सिस्टम को डिजिटली उसने डेवलप कर लिया। जितने भी ब्लॉगर्स हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं जो वेबसाइट चलाते हैं अपना, उन सबको एक टूल दे दिया कि आप हमारे प्रोडक्ट्स को सेल करो, हमारे प्रोडक्ट्स का ऐड अपने वेबसाइट पे डालो, और जो भी वहां से सेल आएगा, पर सेल आपको कुछ % कमीशन मिलेगा, ठीक है। तो जितने आप लोग देखते होंगे यूट्यूबर्स हैं बहुत सारे जो अनबॉक्सिंग करते हैं मोबाइल का या फिर कोई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट का, तो उनको कहाँ से अर्निंग मिलता है? तो दे ऑल यूज दीज एफिलिएट चैनल्स।
वो क्या करते हैं, किसी के प्रोडक्ट के बारे में पूरा बता दिए, अनबॉक्स कर दिए, रिव्यू दे दिए। अब आपको खरीदना है, लेट से कोई मोबाइल फोन है आपको खरीदना है, तो हम क्या करते हैं, हम पहले रिसर्च करते हैं, बहुत सारे ब्लॉग्स को पढ़ेंगे, हम बहुत सारे वीडियोज को देखेंगे, उसके बाद हम परचेज करेंगे। और वहीं पे अगर आपको लिंक मिल जाएगा तो आप वहीं से क्लिक करके परचेज कर लेंगे, तो बदले में उनको कमीशन मिलता है। ठीक है, दिस इज द एफिलिएट मार्केटिंग थिंग। अगर आप क्लिक कर पा रहे हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा सॉल्यूशन है ये, जीरो बजट सॉल्यूशन मैंने कहा इसीलिए। आप तो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कंटेंट मार्केटिंग एंड दिस एफिलिएट मार्केटिंग इज अगेन जीरो बजट मार्केटिंग। ठीक है, अब हम ब्लॉगिंग का बात करते हैं। हमने जैसे एसईओ का बात किया ना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का, लेट से हमारा सिंगल पेज का वेबसाइट है, या 4 पेज या 5 पेज का वेबसाइट है, लेकिन हमको चाहिए बहुत सारा ट्रैफिक ताकि हमारा बहुत सारा सेल हो सके। हम देखते हैं गूगल में क्या होता है, जैसे हमको मोबाइल फोन खरीदना है, हम सर्च करेंगे मोबाइल फोन अंडर बजट ऑफ 10,000, चाहे 20,000, चाहे 50,000, अपने बजट के हिसाब से, और जो भी रिजल्ट आएगा हम उसको पढ़ेंगे, फिर परचेज डिसीजन लेते हैं। ठीक है, तो वो जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है, वो सब ब्लॉग्स होते हैं एक्चुअली। बहुत बार जो कंपनी सेल कर रही है उनका खुद का ब्लॉग होता है, बहुत बार वो अपने स्ट्रेटजी के लिए दूसरा ब्लॉग बना कर रखते हैं, उसके कीवर्ड्स को रैंक करवाते हैं। ठीक है, तो ब्लॉगिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये भी आपका जीरो बजट मार्केटिंग हो सकता है अगर आप लोग अच्छा कंटेंट डेवलप कर लें खुद से, या फिर आपके टीम में कोई ऐसा लड़का है जो डेवलप कर दे आपके लिए, या फिर बहुत सारे फ्रीलांसर्स भी होते हैं मार्केट में जो मिनिमम कॉस्ट पे काम करते हैं। ठीक है, आप देखेंगे मार्केट में 10 पैसे से लेकर 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए पर वर्ड तक के लिखने वाले राइटर्स मिल जाएंगे, तो वो जैसा क्वालिटी है उस तरीके का प्राइस है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से स्टार्टअप्स के लिए ब्लॉगिंग एक बहुत अच्छा टूल है। आपको मिनिमम कम से कम 1 से 4 पोस्ट पर मंथ डालना चाहिए मिनिमम, मैक्सिमम इट कैन बी एनीथिंग। अब होता क्या है, ब्लॉग जब हम डालते हैं तो वो सिर्फ वो मतलब हम एसईओ करते हैं उसका, तो ठीक है, वेबसाइट का एसईओ भी करते हैं, तो जितना ज्यादा ब्लॉग पोस्ट हम डालेंगे ना, हमारे लिए उतना कीवर्ड्स का अपॉर्चुनिटी बढ़ रहा है, और वो कीवर्ड्स हमारे लोग मतलब इंटरेस्टेड जो हमारे ऑडियंस हैं उससे मतलब उनके रिलेटेड हो सकता है। जैसे मैंने बताया मोबाइल फोन अंडर 10,000, मुझे खरीदना है पोको का फोन, या समझो मुझे खरीदना है सैमसंग का फोन, लेकिन मैं सर्च कर रहा हूँ मोबाइल फोन अंडर 10,000 या 20,000। ठीक है, उसमें आप देखेंगे एक लिस्ट आ जाएगा पूरा, अलग अलग ब्रांड्स का कहेगा इसका खरीदना है 10,000 के बजट में, ये ले लो, ये ले लो। ठीक है, तो वो क्या होता है कि हमारे लिए कीवर्ड्स का अपॉर्चुनिटी खोल कर रख देता है। हम जितना ज्यादा ब्लॉग पोस्ट डालेंगे, हर एक ब्लॉग पोस्ट के लिए आप एक कीवर्ड भी कंसीडर करके चलिए, तो महीने का 4 डाल रहे हैं तो साल में कम से कम 50 कीवर्ड, 48 कीवर्ड आपका हो गया, उतना अपॉर्चुनिटी बढ़ गया। अगर ब्लॉग नहीं डाल रहे हैं तो हमारा 5 पेज का वेबसाइट है, कितने कीवर्ड से आप ऑप्टिमाइज कर लेंगे, क्योंकि आपको ऑन पेज एसईओ का भी ध्यान रखना है कि जो कंटेंट हमारा होना चाहिए उस कीवर्ड के अराउंड ही होना चाहिए। ठीक है, तो ब्लॉगिंग एक अपॉर्चुनिटी देता है हम लोगों को डिजिटल मार्केटिंग। प्लस जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं या फिर जो हमारे क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं, उनको हम न्यूज़लेटर भेज सकते हैं अपना ब्लॉग के थ्रू। हम अपने नए प्रोडक्ट्स के बारे में बता सकते हैं, हमारे नए लॉन्चेस के बारे में बता सकते हैं, हमारे ऑफर्स के बारे में बता सकते हैं, हम ईमेल कर सकते हैं उनको, व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं आजकल। तो उससे क्या होगा कि हम दोबारा उनको बुला सकते हैं अपने पास और दोबारा सेल कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है हमारा। आजकल जैसे रील्स बनाते हैं बहुत सारे लोग, उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, या फिर फेसबुक हो गया, लिंक्डइन के अलग इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। तो अब क्या होता है, जहाँ भीड़ है ना वहाँ मार्केटिंग का अपॉर्चुनिटी है। अगर उनका कंटेंट अच्छा है, अगर इंगेजिंग कंटेंट बना रहे हैं, उनके पास फॉलोअर्स हैं, तो वो आपके कंटेंट को शेयर कर देंगे, बदले में वो आपसे पैसे लेंगे। और इन्फ्लुएंसर्स का ऐसा होता है ना कि वो बहुत नीश मार्केट में बनाते हैं। जैसे फूड ब्लॉगर्स हैं, वो सिर्फ फूड से रिलेटेड बनाएंगे, मेकअप वाले हैं सिर्फ मेकअप से रिलेटेड बनाएंगे। तो अगर आप नीश मार्केट को टारगेट करना चाहते हैं तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैन बी ए गुड ऑप्शन फॉर यू। वीडियो मार्केटिंग, अगेन वीडियो मार्केटिंग के बारे में हमने बात किया था इनिशियली। वीडियो बहुत इंगेजिंग वीडियो आप बना सकते हैं,
तो अभी के लिए बहुत अच्छा चीज है, क्योंकि वीडियो इज ट्रेंडिंग, हर कुछ वीडियो में कन्वर्ट हो रहा है। आपका यूट्यूब है, शॉर्ट्स है, रील्स है, सारा कुछ वीडियो है आपका, ठीक है। एंड ये आप एक फोन से भी शूट कर सकते हैं, आजकल फोन का कैमरा बहुत अच्छा आता है, ठीक है। आप सिंपल सा, और एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी कंटेंट आप क्रिएट करते हैं ना, तो ट्राई टू गिव द वैल्यू। हमेशा सेल्स कंटेंट मत लिखिए आप, सेल्स कंटेंट कोई नहीं पढ़ना चाहता। अगर आप वैल्यू देना चाहते हैं कहीं भी, लेट से जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं कुछ बेच नहीं रहा, मैं वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ आप लोगों को, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आफ्टर दैट अगर किसी को हेल्प का या सपोर्ट का जरूरत होगा, देन आई विल प्रोवाइड दैट, एंड एवरीथिंग इज लाइक वैल्यू फॉर वैल्यू। अगर मैं आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली आप भी हमारे लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करेंगे, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट वैल्यू फॉर वैल्यू। तो हम जो भी कंटेंट बनाएंगे, चाहे वो वीडियो कंटेंट हो, टेक्स्ट हो, ग्राफिक्स हो, दैट शुड बी द वैल्यू कंटेंट, तभी लोग उसके साथ इंगेज हो पाएंगे, ठीक है। आपका फिर ईमेल मार्केटिंग है, एसएमएस, व्हाट्सएप मार्केटिंग, ये सब पता है आप लोगों को। कंटेंट हम जो क्रिएट कर रहे हैं, इसके थ्रू हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ईमेल मार्केटिंग में अगेन मैंने पहले एक बार बता दिया था, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो हम कहीं से भी डेटाबेस खरीद के ईमेल मार्केटिंग करते हैं, दैट इज नॉट एक्चुअल ईमेल मार्केटिंग, दैट इज स्पैमिंग। हम विदाउट किसी के कॉन्सेंट के हम मेल भेज रहे हैं उनको, वहां से कन्वर्जन बहुत कम आएगा आपका, 1%, 2% रीड्स होंगे आपके। लेकिन एक्चुअल में जो हम डेटाबेस कलेक्ट कर रहे हैं थ्रू लीड मैग्नेट हो गया आपका, थ्रू योर वेबसाइट, जो आपके एक्चुअल में सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है, उनको फिर आप कैसे इंगेज कर रहे हैं। आप जैसा अवेयरनेस के लिए हमने कैंपेन चलाया, ठीक है, जो हमारा पैनल है, हमने अवेयरनेस के लिए कंटेंट क्रिएट किया, हमारे सब्सक्राइबर्स को मिला। फिर अवेयरनेस के बाद उनको इंगेज करना है, तो हमको पता होना चाहिए कि इंगेजिंग के लिए हम कौन सा कंटेंट लिखेंगे, और वो ईमेल मार्केटिंग के थ्रू हम कैसे उनके पास भेजेंगे। अगर उनको दिखेगा, उनको पता है कि गेट डिजिटल को उन्होंने सब्सक्राइब किया है, दे विल क्लिक ऑन इट, क्योंकि उनको पता है गेट डिजिटल के बारे में, उनको ऑलरेडी पता है, और फिर वो उस कंटेंट को पढ़ेंगे। आपके वेबसाइट पे आ रहे हैं, आपके प्रोडक्ट्स को चेक कर रहे हैं, आपके ऑफर्स को चेक कर रहे हैं, देन चांसेस है कि आप उनको सेल कर सकते हैं कुछ, या फिर रीसेल भी कर सकते हैं दोबारा एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स, कस्टमर्स के साथ, ठीक है। एसएमएस और व्हाट्सएप मार्केटिंग कैन बी इफेक्टिव, लेकिन आजकल बहुत स्पैमिंग हो रहा है इस इंडस्ट्री में। आप देखेंगे हर दिन 10, 20, 50 लोगों का एसएमएस मैसेज आता है, लेकिन अगेन यहाँ पे आप वैल्यू कंटेंट अगर क्रिएट करेंगे, डायरेक्ट सेल्स पिच नहीं डालेंगे, तो दैट कैन बी इफेक्टिव, ठीक है। बहुत सारे टूल्स आते हैं, वो आपको मतलब बल्क एसएमएस या बल्क व्हाट्सएप मार्केटिंग के लिए आप उसको परचेज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं होता, मतलब 1000, 2000 में आपको महीने, 2 महीने, साल भर का भी सब्सक्रिप्शन कुछ लोग दे देते हैं, ठीक है। उसको आप लेके फिर उसका एक डैशबोर्ड रहेगा, उसके थ्रू आप कंटेंट डालो, वो सारे को एक साथ शूट हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ये सब बेसिकली एक एनालिटिक्स था, मैंने ऐड कर दिया था ये ऐसे। ये आप देख सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग का कैसा ग्रोथ हो रहा है, मतलब 4.66 बिलियन लोग एक्टिव यूजर्स थे 2021 में, जनवरी 21 में। अभी रिसेंट का मैं बता दूं तो ये नंबर 5.78 तक चला गया, बिलियन एक्टिव यूजर्स। मैं कल का डेटा बता रहा हूँ आपको। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इंटरनेट जब से इंडिया में जियो लॉन्च हुआ है, तब से इंटरनेट का पेनिट्रेशन ऑलमोस्ट कोविड से पहले तक 50% चला गया था, और अभी इसका 67% पहुंच गया। बहुत तेजी से बढ़ रहा है आपका, ठीक है। तो इस सब कंडीशन में हम लोग डिजिटल मार्केटिंग को और इंटरनेट को इग्नोर नहीं कर सकते। नेक्स्ट स्लाइड। ये सोशल मीडिया की कुछ डेटा है, कितने एक्टिव यूजर्स हैं वर्ल्ड वाइड, कितने एवरेज टाइम कितना स्पेंड करते हैं, ये सारा डेटा है। इसमें आप देख सकते हैं अलग अलग जनरेशन, जैसे मिलेनियल्स हो गया, आपका जेनेक्स है, बेबी बूमर्स से कितना परसेंट यूजर है। इनको अगर टारगेट करना है तो इसके थ्रू आप कैसे कर सकते हैं।
फिर ये आपका गूगल सर्च कितना हो रहा है आप देख सकते हैं, पर सेकंड 70,000 गूगल सर्च हो रहा है पर सेकंड। अगर हम एन आवर का बात करें तो 227 मिलियन, और पर डे का बात करें तो 5.4 बिलियन गूगल सर्चेस पर डे हो रहे हैं। तो इसमें आप ये समझ सकते हैं कि अगर आपका कंटेंट गूगल में रैंक कर गया ना, तो व्हाट आर द चांसेस। और ये सारा ऑर्गेनिक है, इसके लिए एक पैसा नहीं आपको पे करना गूगल को। अगर आप खुद से कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर किसी एक्सपर्ट को आपने हायर कर लिया, ठीक है। इनिशियली टाइम लगता है इसमें क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, आपको मिनिमम 3 से 6 महीना, कभी कभी साल भर भी लग जाता है, डिपेंड करता है कि कीवर्ड का कंपटीशन कितना ज्यादा है। लेकिन एक बार आपका रैंक कर गया तो आराम से 2 साल 3 साल आपको भूल जाना है उस कीवर्ड को। आपके पास ट्रैफिक आता रहेगा, अगर आपका पेज सही से डेवलप किया गया है, कंटेंट का फ्लो सही है वहां पे, यू विल गेट द लीड्स आल्सो ऑर्गेनिक। आप सोचते रहिए, आपके पास पैसे आते रहेंगे। इसीलिए ब्लॉगिंग को बहुत बार पैसिव इनकम बोल दिया जाता है, क्योंकि ब्लॉगर्स एग्रेसिवली कंटेंट पे काम करते हैं, गूगल में रैंक करता है, एंड पीपल विल मेक पैसिव इनकम फ्रॉम दैट। ठीक है। और फिर ईमेल मार्केटिंग का, ईमेल मार्केटिंग हम लोग इस तरीके से करते हैं कि हम लोगों को लगता है ईमेल मार्केटिंग का वैल्यू नहीं है, लेकिन एक्चुअल में ईमेल मार्केटिंग का बहुत ज्यादा वैल्यू है। लेकिन डिपेंड करता है कि आप अपने क्लाइंट या फिर कस्टमर के साथ कैसा रिलेशन बना रहे हैं। अगर हम स्पैम कर रहे हैं तो फिर तो कोई ओपन नहीं करेगा, वो अनसब्सक्राइब करके चले जाएंगे आप। ठीक है। लेकिन अगर कंटेंट हम सही डिलीवर कर रहे हैं, सही स्ट्रेटजी के साथ डिलीवर कर रहे हैं, तो ईमेल मार्केटिंग इज स्टिल वन ऑफ द बेस्ट मार्केटिंग चैनल फॉर एवरी बिजनेस। ठीक है। ये की फीचर्स है कुछ जो हमने आज डिस्कस किया है, जिसमें कंटेंट इज द किंग आप लोगों को समझ आया होगा। डिजिटल मार्केटिंग इज ऑल अबाउट कंटेंट क्रिएशन एंड कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन। हम कंटेंट जितना अच्छा क्रिएट कर रहे हैं, हमारा रिजल्ट उतना अच्छा आएगा। चैनल सिलेक्ट करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, डिपेंड करता है कि किस तरीके का बिजनेस है हमारा टारगेट ऑडियंस कौन कौन सा है। फिर कंटेंट क्रिएशन में ना एक ये जो मैंने आगे का 3 पॉइंट लिखा हुआ है, एजुकेट, इंटरटेन एंड एंगेज। ये तीनों पॉइंट अगर आप फोकस करेंगे ना, तो आपका कंटेंट क्रिएशन बहुत अच्छा होगा। आपको एजुकेट करना है उनको, आपको उनको इंटरटेन करना है, आपको उनको इंगेज करना है। अगर आप इंगेज कर पाए ना अपने ऑडियंस को, तो जितने भी बड़े बिजनेसेज हैं वो इसीलिए बड़े हैं क्योंकि उनकी ऑडियंस उनके साथ इंगेज है। और प्राइस हमेशा मैटर नहीं करता। अगर आप एप्पल फोन का बात करें, एप्पल का यूजर जो है ना उनके साथ इंगेज रहता है हमेशा। अगर उसके बारे में एक भी न्यूज आ गया मार्केट में, वो जरूर पढ़ते हैं। ठीक है। कोई नया अपडेट आ रहा है, वर्जन आ रहा है, तो इंगेजमेंट इज इम्पोर्टेंट। हम अगर बात करें, मे बी आप लोग ऑर्कुट को जानते होंगे, बहुत सारे लोग। फेसबुक से पहले ऑर्कुट था। ऑर्कुट बहुत सही चल रहा था, लेकिन उसके फेल्योर होने का रीजन यही था, वो यूजर को इंगेज नहीं कर पा रहा था। गूगल ने भी गूगल प्लस लॉन्च किया था। यूजर्स तो थे क्योंकि जीमेल पे अकाउंट है, वो जबरदस्ती अकाउंट बनवा लेते थे गूगल प्लस पे, लेकिन वो यूजर को इंगेज नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण वो फेल हो गया। तो ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, एजुकेट, इंटरटेन एंड इंगेज। अगर आप इंगेज कर पाएंगे तो फिर सेल करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है। तो ये सेशन आज का यहीं पे हम लोग कंप्लीट करते हैं। आप क्वेश्चंस ले लेते हैं, जो भी क्वेरीज हैं आप लोगों के, ठीक है, उस पर डिस्कस कर लेते हैं।